क्या आप जानते हैं कि इस कड़कड़ाती ठंड में पंजीरी खाने के कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं। और अगर आपके घर में न्यू मॉम है तो उनके लिए तो पंजीरी खाना सुपर बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इंशा रेसिपी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी डिश जो सर्दियों की मोस्ट पॉपुलर डिश है और इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्दियों की सौगात पंजीरी की रेसिपी, जिसमें ना तो हम गुड़ का यूज़ करेंगे और ना ही आटे का, और ना हम इसमें सूजी का यूज़ करेंगे। ये एक ऐसी डिश है जो सर्दियों में सभी के घर में बनाई जाती है। काफ़ी तरीके से पंजीरी बनाई जाती है, बहुत ही अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, लेकिन आज हम आपको बहुत ही डिलीशियस तरीके से पंजीरी बनाने का तरीका बताएंगे, वो भी देसी स्टाइल में। तो आइए देखते हैं कि पंजीरी कैसे बनाई जाती है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पंजीरी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। 200 ग्राम ड्राई कोकोनट लिया है, जिसको सूखा खोपरा या फिर सूखा नारियल, सूखा गोला भी कहते हैं। इसको हमने ग्रेट करके लिया है। और ये हमने 100 ग्राम कट किया हुआ कोकोनट लिया है, ये भी ड्राई कोकोनट है जिसको सूखा खोपरा कहते हैं। तो ये हमने दो तरीके से लिया है, अगर आप चाहें तो एक अवॉइड कर सकते हैं। ये हमने 250 ग्राम आलमंड्स लिया है और आलमंड्स को हमने रफली कट करके लेना है। आप चाहे तो साबुत ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने रफली मोटा मोटा कट किया है। इसके बाद ये हमने लिया है कैशू नट्स, इसको भी हमने रफली कट करके लेना है। अगर आप चाहें तो इसको भी साबुत ले सकते हैं। 250 ग्राम रेजन्स, और ये हमने 3 तरीके के रेजन्स लिए हैं और तीनों का वेट करें तो ये हमने एक साथ 250 ग्राम रेजन्स लिया है। 150 ग्राम ड्राई डेट्स, इसको हमने रफली कट किया है कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। 100 ग्राम वाटरमेलन और मस्क मेलन सीड्स हमने मिक्स करके लिया है। 100 ग्राम सेसमी सीड्स, 250 ग्राम बबूल का गोंद हमने लिया है। एक कमरकस गोंद आता है, आप वो भी ले सकते हैं या फिर आप बबूल का गोंद ले सकते हैं, ये खाने में भी अच्छा लगता है। और ये हमने छोटे साइज़ वाला गोंद लिया है जो फ्राई करने में बहुत ही कम टाइम लेता है। 100 ग्राम पम्पकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स हमने मिक्स करके लिया है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 100 ग्राम वॉलनट, और वॉलनट को भी हमने छोटा छोटा कट करके लिया है इस तरीके से। 250 ग्राम बेसन, वैसे तो पंजीरी आटा, दाल, रोस्टेड चना, सूजी के साथ बनाई जाती है, लेकिन हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि इन चारों में से कोई भी चीज़ ना यूज़ करते हुए आप हमें पंजीरी बनाने का कुछ नया तरीका बताइए। तो इसलिए हम आपको बेसन के साथ पंजीरी बनाने का तरीका बता रहे हैं। पंजीरी बेसन के साथ बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 100 ग्राम फूल मखाना, जिसको हमने धूप में सुखा कर लिया है, ऐसा करने से ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं। 2 kg देसी घी, अगर आप कहें कि डालडा या फिर रिफाइंड ले सकते हैं तो नहीं, पंजीरी देसी घी में बनाई जाती है। पंजीरी को मीठा करने के लिए ये हमने लिया है 250 ग्राम देसी खांड। जैसे कि हमने कहा था कि हम गुड़ का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम देसी खांड का यूज़ करने वाले हैं। 50 ग्राम पॉपी सीड्स, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। अगर इसमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स आप अवॉइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर किसी की क्वांटिटी आप घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो ये फिर आपकी चॉइस है। गैस की फ्लेम ऑन करके हाई फ्लेम पर हमने एक बर्तन रख लेना है। इसके बाद हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे, और घी हमने 1 कप के करीब ऐड करना है, क्योंकि हम इसमें गोंद फ्राई करने वाले हैं। और घी ऐड करने के बाद हम घी को मेल्ट होने तक वेट करेंगे, और जब हाई फ्लेम पर घी अच्छे से हीट हो जाएगा तब हम फ्लेम लो कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा गोंद ऐड करके घी चेक करेंगे कि घी का टेम्परेचर कितना गर्म है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 2 से 3 गोंद के पीस ऐड किए हैं, और गोंद जो है बहुत ही इजीली ऊपर की तरफ आने लगा है। तो घी हमारा परफेक्ट हीट हो चुका है। इसके बाद हम इसमें इतना गोंद ले लेते हैं और इसको हम चारों तरफ फैलाते हुए ऐड करेंगे। एक साथ इकट्ठा करके नहीं ऐड करना है, नहीं तो गोंद आपस में चिपक जाएगा। और गोंद ऐड करने के बाद इसको हम हल्के हल्के से स्टर करेंगे, और जब तक गोंद अच्छे से पॉपकॉर्न की तरह फूल नहीं जाता तब तक हम गोंद को फ्राई करेंगे। और जब गोंद अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब हम गोंद चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा गोंद फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पर आप गोंद का कलर भी देख सकते हैं। तो अभी हम इसको क्रश करेंगे। तो ये देखिए, जब इस तरीके से गोंद अच्छे से क्रश होना शुरू हो जाए
तो समझिए कि गोंद हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अभी हम इसमें से गोंद निकाल लेते हैं और इसको हम एक बर्तन में इकट्ठे करते जाएंगे। तो बस 2 से 3 बैचेस में हमने गोंद को फ्राई करना है। एक साथ सारा गोंद हम फ्राई नहीं करेंगे, जिससे कि गोंद जल भी जाएगा और ये गोंद कच्चा भी रह जाएगा। तब आप गोंद खाएंगे तो ये आपके दांतों से चिपकेगा। तो अभी ये बाकी का गोंद हमने निकाल लिया है। अब जितना भी जो गोंद है इसको हम फिर से फ्राई कर लेते हैं। 2 से 3 बैचेस में हम गोंद फ्राई करेंगे और सेम मेथड के साथ हम थोड़ा थोड़ा करके गोंद फ्राई करेंगे। तो ये हमने बाकी का सारा गोंद जो है फ्राई कर लिया। अब इसको हम साइड पर रखेंगे। इसके बाद हम वापस से कढ़ाई में थोड़ा घी और ऐड करेंगे। अब हम इसमें मखाना को भी फ्राई करेंगे और जिस तरीके से हमने गोंद को फ्राई किया है इसी तरीके से हमने मखाना भी फ्राई करना है। मखाना को भी हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। अभी हमने इतना मखाना इसमें ऐड किया है और मखाने को हम कंटिन्यू स्टर करते हुए फ्राई करेंगे, इसको छोड़ना नहीं है। और मखाने को काफ़ी अच्छे से हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 से 5 मिनट हुए हैं लो फ्लेम पर मखाना फ्राई करते हुए। मखाना फ्राई करने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि मखाना अंदर तक फ्राई होता है, तब भी मखाना खाने में टेस्ट अच्छा आता है। तो अभी हम मखाने को क्रश करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, जब इस तरीके से मखाना अच्छे से क्रश होने लगेगा तो समझिए कि मखाने अंदर तक फ्राई हो गए हैं। तो इसको भी हम गोंद वाले बर्तन में ही निकाल लेंगे। आप चाहें तो अलग अलग बर्तन में निकाल सकते हैं, लेकिन हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे तो इसलिए हम एक ही बर्तन में इसको निकालते जाएंगे। और वापस से हमने जो बचे हुए मखाने हैं इसको भी फ्राई करना है। तो अभी हमने कढ़ाई में फिर से घी ऐड करना है और जो मखाने हैं इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। मखाने फ्राई करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और घी भी ज़्यादा लगता है, और वैसे ही घी ज़्यादा लगता है आपको जब आप गोंद फ्राई करते हैं। गोंद फ्राई करने में भी घी ज़्यादा लगता है, तभी गोंद और मखाने काफ़ी अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाते हैं और खाने में भी अच्छा टेस्ट आता है। मखाने भी हमने 2 बैचेस में फ्राई कर लिए। सारे मखाने हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम वापस से कढ़ाई में घी ऐड करेंगे। 50 ग्राम के करीब हम कढ़ाई में घी ऐड करेंगे और जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें बादाम ऐड करेंगे। बादाम को भी हमने फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे काजू। काजू को भी हम बादाम के साथ फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मगज़, काजू और बादाम को हम एक साथ फ्राई करेंगे। इन्हें हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनका मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता और काजू बादाम मगज़ के ऊपर हल्का गोल्डन कलर नहीं आ जाता, जब तक हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर स्टोर करते हुए फ्राई करेंगे। और जब आप देखेंगे कि इसके ऊपर कुछ इस तरीके का गोल्डन सा कलर आ जाएगा, फिर हम काजू बादाम और मगज़ को कढ़ाई से निकाल लेंगे। जिस बर्तन में हमने गोंद और मखाने फ्राई करके रखा है उसी बर्तन में हमने काजू मगज़ को भी निकाल लेना है। कढ़ाई में थोड़ा सा घी बच गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे और जब घी मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें पॉपी सीड्स ऐड करेंगे, साथ में सेसमे सीड्स ऐड करेंगे और जो हमने कोकोनट को कट करके रखा था इसको भी हम इसी के साथ फ्राई कर लेंगे। और तीनों चीज़ों को हमने जब तक फ्राई करना है तब तक कि कोकोनट के ऊपर कलर नहीं आ जाता और तिल और जो पॉपी सीड्स है ये अच्छे से चटकने ना लगे, जब तक इसको हम स्टर करते हुए फ्राई कर लेंगे। और जब ये फ्राई हो जाएंगे तब हम इसको कढ़ाई से निकाल लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने फ्राई करके एक ही बर्तन में ऐड कर देना है। आप चाहें तो अलग अलग बर्तन में भी निकाल कर बाद में मिक्स कर सकते हैं। कढ़ाई में जो घी बच गया है इसमें हम रेजन्स फ्राई करेंगे। रेजन्स खाने के भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हैं। कब्ज़ को दूर करता है या फिर खून की कमी को दूर करता है, वज़न कम करने में भी आपकी हेल्प करता है, आँखों की रोशनी के लिए भी या फिर टाइफाइड बुखार में भी रेजन्स काफ़ी हेल्प करता है, एसिडिटी को दूर करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। रेजन्स भी फ्राई हो गए, इसको भी हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी ऐड किया है। अब इसमें ड्राई डेट्स फ्राई करेंगे। इसको भी जलाएंगे नहीं, सिर्फ 2 मिनट तक इसको हम फ्राई करके कढ़ाई से निकाल लेंगे। वापस से कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। फिर इसमें पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स ऐड करेंगे। इसके साथ इसमें वॉलनट ऐड करेंगे और इन तीनों चीज़ों को भी हम फ्राई कर लेंगे। इसको भी हमने 2 मिनट तक फ्राई करना है, बस इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे क्योंकि इसको हमने ग्राइंड करना है, तो इसको हम ग्राइंडिंग जार में निकालेंगे। ग्राइंडिंग जार में निकालने के बाद अब जार को हम साइड पर रखेंगे, तो क्योंकि ये हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इसको ग्राइंड करेंगे। और जो घी कढ़ाई में बचा है इसमें हम ग्रेट किया हुआ कोकोनट फ्राई कर लेंगे
कोकोनट को भी हमने जलाना नहीं है, सिर्फ कोकोनट की खुशबू आने तक कोकोनट को हमने फ्राई करना है। इसको हमने स्टोर करते हुए फ्राई करना है और जब कोकोनट से खुशबू आना शुरू हो जाएगी तब हम कोकोनट को भी कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारा कोकोनट जो है कढ़ाई से निकाल लेना है। अब लास्ट में हमने 1 कप कढ़ाई में घी ऐड करना है। अब इसके बाद जो हमने बेसन लिया है, बेसन को भी हम फ्राई करेंगे और घी हमने ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है ताकि जो बेसन है ये अच्छे से फ्राई हो जाए और बेसन का जो कच्चापन है, बेसन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, बेसन में अच्छा टेस्ट आ जाए। तो इसलिए हमने बेसन को बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है और इसको हमने कंटिन्यू स्टर करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जब बेसन पर हल्का कलर आना शुरू हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। तो अभी जो कढ़ाई है ये काफ़ी गर्म है और घी भी इसका काफ़ी ज़्यादा गर्म है। बेसन को फ्राई करते हुए 5 से 7 मिनट हुए हैं। तो अभी हम गैस की फ्लेम ऑफ़ करेंगे। बेसन को हम कढ़ाई में ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो इसका कलर है वो थोड़ा सा और चेंज हो जाए। अगर हमने इसको ज़्यादा फ्राई किया तो बेसन जल जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और जो हमने फ्राई करके ग्राइंडिंग जार में सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स और जो वॉलनट ऐड किया था, इसी में हम इसमें से थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। जितने भी ड्राई फ्रूट हमने फ्राई किए हैं जैसे कि मखाना, गोंद, काजू, बादाम, कोकोनट, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने थोड़े थोड़े से लेकर इनको ग्राइंड करना है। आप चाहें तो सारे ड्राई फ्रूट ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ थोड़े ही ड्राई फ्रूट ग्राइंड करना है। तो बस इतना हमने ड्राई फ्रूट को लिया है, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल हम इसको स्मूथ पेस्ट बनाकर ग्राइंड करेंगे। और ये देखिए ड्राई फ्रूट को हमने बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में ग्राइंड किया है, क्योंकि हमने सभी ड्राई फ्रूट को बहुत ज़्यादा घी में फ्राई किया था। तो ड्राई फ्रूट ने जो है अपना घी छोड़ दिया है, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अब जो ये ग्राइंड किए हुए ड्राई फ्रूट है इसको हम बाकी ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स करेंगे और इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि ड्राई फ्रूट लिक्विड फॉर्म में है। तो ये लिक्विड फॉर्म में क्यों है? क्योंकि ड्राई फ्रूट फ्राई करने के लिए हमने घी का ज़्यादा यूज़ किया था। जो ड्राई फ्रूट ने घी अपने अंदर एब्जॉर्ब किया था, उसी की वजह से ये लिक्विड फॉर्म में है। अभी इसमें ऐड करेंगे देसी खांड। यहाँ पर आप पाउडर शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने आपसे कहा था जैसे कि हम इसको बनाने वाले हैं देसी तरीके से, तो यहाँ पर हमने देसी खांड का यूज़ किया है। आप यहाँ पर बोरा का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो देसी खांड है उसको डायबिटीज़ के पेशेंट भी खा सकते हैं। 2 टेबलस्पून सौंठ का पाउडर, जो जिंजर पाउडर होता है, ये अपनी हड्डियों के लिए बहुत ही बेस्ट है। आँखों की रोशनी तेज़ करने के लिए इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून वाइट पेपर पाउडर। अब इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ बेसन, जो पंजीरी का टेस्ट नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। और ये लीजिए देसी स्टाइल में होममेड पंजीरी बनकर तैयार है, जो नानी दादी के ज़माने की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पंजीरी बनकर तैयार है। तो गाइज़ यहाँ पर 1 लाइक तो बनता है। तो गाइज़ जो ये पंजीरी की रेसिपी है ये मेरी दादी की रेसिपी है, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मेरी दादी ने मेरी अम्मी को सिखाई, मेरी अम्मी से मैंने सीखा और मैंने आपको सिखाया। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको पंजीरी की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार सिंपल सी न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।